बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जब कोई चीज़ बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ मिलती है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और स्वतंत्रता भी आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, पराधीन सपने सुख नाही, कि अगर आप पराधीन है, किसी के अधीन है अर्थात उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तो आज़ादी हमें मिली और उस आज़ादी से हमने बहुत चीज़ें पाई, हम स्वतंत्र पूर्वक अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। हमारे पास जो भी है हम स्वतंत्रता पूर्वक उसको हासिल करते हैं। संविधान ने हमारे हमें अधिकार दे रखे हैं। कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन समस्याएं वो अलग हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन वो ऐसी समस्या नहीं है कि कोई जो पहले थी काफी पॉलिटिकल और सोशल इशूज होते थे जो व्यक्तिगत रूप से सबको सहने पड़ते थे, दास प्रथा होती थी, दबा के रखा जाता था, आपका व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं था। उन चीजों से मुक्ति मिली। पूरा देश इसमें मनाया है और हम सभी ने पार्टिसिपेट किया है, और शिक्षक और विद्यार्थी होने के नाते तो हम लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसी के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी से, आप विवेकानंद योग अकेडमी के विद्यार्थी भी हैं और इसके साथ साथ आने वाले समय में एक अच्छे शिक्षक भी बनने वाले हैं। तो एक स्वतंत्रता का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम जो मन चाहे वो करें। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हमारे पास करने के लिए सब चीजें बहुत मौजूद हैं और हम जो नियम पूर्वक है उस कार्य को कर सकें, बस। अदरवाइज क्या होता है, आजकल स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ नहीं, लिमिट में। लिमिट का मतलब क्या है कि जिससे किसी को मन वचन कर्म से नुकसान ना हो, हानि ना हो। बाकी पीडीएफ आज आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस पीडीएफ को मैंने क्या किया है कि मॉडिफाई कर दिया है और मॉडिफाई करके अच्छा बना दिया है। जो चीजें रह गई थी उनको जोड़ दिया है, कुछ चीजें रह गई थी वो अपडेटेड नहीं थी, उनको भी अपडेट कर दिया है। और अपडेटेड करने के बाद में इसको जो है अब आपके पास मैं भेज सकता हूँ। क्या होता है, जब भी हम पढ़ाते हैं ना तब पीडीएफ हमें अपडेट करना पड़ता है, हर बार का अपडेट करना पड़ता है। फिर पुराने में कहीं ना कहीं कुछ चीजें अपडेट होती है। आप अगर ये सोचे कोई कि पुराना पीडीएफ हमारे पास आ गया है, हम पढ़ लें, तो ये मान के लो कि उसे पढ़ेगा तो लेकिन लेटेस्ट जानकारी नहीं मिलेगी। लेटेस्ट हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं, हर बार पढ़ाते हैं, हर बार अपडेट करते हैं। ये नहीं होता कि पुराना उठाया पढ़ा दिया। पुराने वाले से मिला के देखेंगे तो आपको इसमें नया बहुत सारा अपडेट मिल जाएगा। इवन हर पेज में, हर चीज में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब हम पढ़ रहे थे एनईपी, और एनईपी के अंदर हमने पढ़ा था स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि विद्यालय शिक्षा तो पहला हमारा कितने पार्ट थे, 4 भाग हैं और कितने अध्याय थे, 27। मालूम है ना सभी को? यस सर। हाँ, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पहला अध्याय किस चीज के बारे में बात करता है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में। पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन की बात करता है, पार्ट 2 हायर एजुकेशन की बात करता है, पार्ट 3 अदर की फोकस एरियाज की बात करता है, पार्ट 4 करता है हाउ टू इम्प्लीमेंट। लेकिन पार्ट 1 के अंतर्गत जो पहला अध्याय है वो किस चीज की बात करता है? वो बात करता है ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी, इसकी बात करता है। तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आपको कहा भी था। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन या और भी कई सारी चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जो कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था, वो 10+2+3 का था। अब यहाँ पर क्या है, पहले 10 साल स्कूल की शिक्षा होती है, ये क्या है, स्कूल से 10वीं तक, फिर 12वीं तक, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, ये पैटर्न बना था। तो उन्होंने पैटर्न क्या था कि 6 साल का बच्चा जब हो जाएगा तब प्रवेश मिलेगा, और 6 से लेकर के 6 साल का होगा तो क्या होगा, एज जब उसकी 6 वर्ष की होगी तो उसे प्रवेश दिया जाएगा। किस क्लास में? पहली क्लास में उसे प्रवेश दिया जाएगा। फिर वो 12 साल की स्कूलिंग पढ़ेगा, तो 12 साल की स्कूलिंग करेगा तो 6 और 12 18, यानी ये बच्चे के 18 साल की उम्र होगी तब उसका 12वीं कंप्लीट हो जाएगा। ये एक पैटर्न था। अब क्या हुआ, अब स्कूल एजुकेशन में परिवर्तन कर दिया गया, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया। वो क्या था कि अब एक नया पैटर्न दिया गया, 5+3+3+4 का दिया गया। 5 साल, पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। अब कहोगे इसमें सर परिवर्तन क्या दिख रहा है?
भाई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? तो देखो पहले वाला में क्या था, 10 + 2 + 3 ये था। तो इसमें देखो ग्रेजुएशन इंक्लूड है पहले वाले में, तो इस ग्रेजुएशन को, इस वाला जो नया पैटर्न है, ग्रेजुएशन को हायर एजुकेशन को अलग रखा गया है और स्कूल एजुकेशन को अलग रखा गया। पहले वाले में 10 + 2 + 3 में हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन मिक्स था। नए वाले में ये थोड़ा अलग कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया कि 10 + 2 + 3 से अब हो गया 5 + 3 + 3 + 4, जो आपको नीचे दिखाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया। तो पहले क्या, पहले से इसमें कोई अंतर आ गया? नहीं, आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें वही हैं, नाम बदले गए हैं बस। ऐसा नहीं कि चीजें बदल गई। पहले भी जब 12वीं क्लास, पहले भी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चा पढ़ता था, आज भी वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ता है। ऐसा तो है नहीं कि अलग हो गया। पढ़ता है क्या अलग? पहले भी वही पढ़ता था, अब भी वही पढ़ता, सेम वही पढ़ता है। तो अंतर क्या आया भाई? पैटर्न बदल दिया गया। पैटर्न क्या बदला गया? चीजें वही थी। पहले क्या होता था, 1 से लेके 5 तक प्राइमरी एजुकेशन, 6 से लेकर के 8 तक सेकेंडरी एजुकेशन और 9 से लेकर के 12 तक हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये नाम था। ठीक है, अब क्या अंतर किया गया? थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया इसी को, इसके जो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12 था, अभी भी देखिए 4 साल का ये है, 6, 7, 8, 3 साल का ये है और ये अभी भी देखिए वैसा ही है लगभग। में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अब एक जो नया पैटर्न आया वो 5 + 3 + 3 + 4 का है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले हमारे यहाँ क्या होता था, 6 साल की उम्र में एडमिशन होता। तो 6 साल की उम्र में एडमिशन का मतलब था कि बच्चा क्या होता था, बच्चा जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हमने पढ़ी थी, 2 साल तक क्या होता है, जन्म से लेकर 2 साल की स्टेज क्या कहलाती थी? बताइए, जन्म से लेकर 2 साल की स्टेज क्या थी, बताया था ना? भाई कितनी जल्दी भूल जाओगे आपको। जन्म से लेकर के हमने आपको स्टेजेस बताई थी कि एक होती है प्री नेटल स्टेज। क्या होती है? प्री नेटल स्टेज। एक होती है इन्फेंसी स्टेज, बताया था। यस सर, 2 साल तक की इन्फेंसी स्टेज। चाइल्डहुड, फिर आपको बताया था एक होती है प्री एडोलसेंस। क्या होती है? प्री एडोलसेंस, जिसे हम जो है प्यूबर्टी एज भी कहते हैं। फिर होती है एडोलसेंस। ठीक है, या हम उसे, आप इसको एडोलसेंस, चाइल्डहुड के बाद आप डायरेक्ट एडोलसेंस ही जोड़ दिए। प्री एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या करना है, एडोलसेंस। फिर होती है एडल्टहुड, फिर होती है मिडिल, फिर होती है लेटर एडल्टहुड। इस तरह से होता है, फिर ओल्ड एज आती। तो प्री नेटल स्टेज कंसेप्शन से लेकर के गर्भ, जन्म के पहले तक होती है। ठीक, गर्भावस्था कहते हैं पूरा, नवमानन। फिर जन्म जब हो जाता है उससे लेकर 2 साल तक की अवस्था जो होती है वो इन्फेंसी स्टेज होती है। फिर आती है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 2 से लेकर के 12 साल तक। इसको 2 भागों में बांटा गया, अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेकर 6 साल तक और लेट चाइल्डहुड 6 से लेकर 12 साल तक। ठीक है, फिर एडोलसेंस होता है 12 से लेकर के 18-19 साल तक रहता है। फिर 19 से लेकर के 35 साल तक एडल्टहुड रहता है। फिर 35 से लेकर के जो है 50 इस तरह से रहता है, ये स्टेज है। तो जो इन्फेंसी स्टेज होती है इसमें बच्चा टोटली डिपेंडेंट रहता है माँ बाप पर। बस ऐसा अवस्था होती है, टोटली डिपेंडेंट। आप लोगों ने, मैंने आपको एक चीज और पढ़ाया था, याद है आपको? हमने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, किसी को याद है? जी सर, सेंसरी मोटर स्टेज एंड। तो सेंसरी मोटर स्टेज कितने साल की थी? सर वो तो स्टार्टिंग में थी, फिर उसके बाद कंक्रीट आ गई थी और किसी को याद है? बताइए फटाफट भाई, इतनी जल्दी भूलेंगे कैसे, काम चलेगा, आप खुद बताओ। जीन पियाजे की थ्योरी 4 पार्ट में है। एक है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, ठीक है, और उसके बाद में ऑपरेशनल स्टेज, फिर हमारी थी जो है कॉन्क्रीट स्टेज, फिर हमारी थी फॉर्मल स्टेज। 4 स्टेजेस थी। तो पहले स्टेज, दूसरे स्टेज, तीसरे स्टेज और चौथे स्टेज की एज क्या थी? मैं लास्ट वाले की बता दे रहा हूँ, 11 साल से ऊपर। ठीक है, लास्ट वाली जो फॉर्मल स्टेज थी वो 11 साल से ऊपर की थी। अब कोई बताएगा मुझे, याद आ रहा है कुछ? भाई कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। ठीक है, भूल गए। 0 से 2 साल तक पहली स्टेज थी।
क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करता है, उससे बाहर से वो डिपेंडेंट होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे स्टेज में जाता है, ऑपरेशनल स्टेज में जाता है, यहाँ से शुरू होता है जो ऑपरेशनल स्टेज 3 से लेकर के 5 साल तक चलता है, या यूं कहें 2 साल से लेकर के, क्योंकि तो ये जो ऑपरेशनल स्टेज होता है इसमें आपको बताया था एनिमिज्म रहता है, एक जो है रिवर्सिबिलिटी के गुण नहीं आता है, कंजर्वेशन की क्वालिटी नहीं होती है, ये सारी चीजें बच्चे में होती हैं इस उम्र तक। और उसके बाद जो आती स्टेज हमारी कॉन्क्रीट स्टेज आती है, जिसमें वो लॉजिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम, वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, वो 5 से लेकर 7 तक होती है, फिर 7 से लेकर 11 तक फॉर्मल स्टेज हो जाती है ये स्टेज। तो जब तक 2 साल का बच्चा होता है ये टोटली डिपेंडेंट होता है माता पिता पे, इसे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो सीखता रहता है। लेकिन जैसे 2 साल से आगे की स्टेज जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ऑपरेशनल स्टेज में जाता है, तो जब वो ऑपरेशनल संक्रियात्मक अवस्था में जाता है तो वो अब भाषा का ज्ञान हो चुका होता है, 2 साल का बच्चा बोलने लग जाता है, ठीक है, वो पैरों पर चलना सीख जाता है, चलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, ठीक है, और 3 साल तक होते होते उसकी शब्दकोश भी डेवलप हो जाती है, और उसे ये भी मालूम चल जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी आ जाती है कि कोई वस्तु उसके सामने अगर नहीं है तब भी वो चीज उपस्थित है। लेकिन अभी लैकिंग क्या होती है कि उसमें एनिमिज्म होता है, जीववाद होता है, उसमें कंजर्वेशन की क्वालिटी, उसमें आपको बताया था कि कोई चीज को देखता है तो उसको ये नहीं पता चलता है कि किसी वस्तु को किसी बर्तन में रखने से उसके आकार प्रकार में परिवर्तन आ जाता है, उसको भी रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आता है, ये से बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें नहीं रहती, ठीक है। तो ऐसे स्टेज में लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है, उसमें लॉजिकल थॉट थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, तो उसे बताया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। तो पहले क्या होता था कि जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें 6 साल तक कुछ पढ़ाते नहीं थे, यानी हम लोग इन्फेंसी स्टेज कुछ नहीं पढ़ाते थे, और अर्ली चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड में भी अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से लेकर के 6 साल तक चलती थी, यहाँ भी हम कुछ नहीं पढ़ाते थे। यानी कुल मिला के बच्चा जन्म ले लिया और बच्चे के जन्म से लेकर 6 साल तक उसे क्या है, फॉर्मल एजुकेशन में एंट्री ही नहीं मिलती थी, इनफॉर्मल एजुकेशन में पढ़ता था, घर पे माता पिता हम लोग पढ़े थे ना, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, तो इनफॉर्मल में पढ़ रहा है, फॉर्मल में नहीं पढ़ रहा है, उसे पढ़ाया ही नहीं जा रहा। अब इनफॉर्मल में दिक्कत क्या होती है कि इनफॉर्मल में कोई सीक्वेंस नहीं होता पढ़ाने का, कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई विषय नहीं होता है, और ये डिपेंड करता है माता पिता कैसे हैं और घर का इन्वायरमेंट कैसा है। कुछ लोगों के घर पे इन्वायरमेंट अच्छा है, माता पिता पढ़े लिखे हैं, घर की कंडीशन अच्छी, तो अपने बच्चे को पढ़ा देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो उनके बच्चे फिर क्या होते हैं, वो आपस के आसपास की चीजों को सीख जाते हैं, गलत सीख जाते हैं और सही दिशा नहीं जा पाते। तो ऐसे में इन बच्चों को अगर हम अर्ली ट्रेनिंग दें तो उससे ज्यादा फायदा होगा। हमारे यहाँ कहावतें हैं कि अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ से सीख गया, यानी इसका मतलब है कि अगर हम गर्भावस्था से सिखाना चाहें तो बच्चे को सिखा सकते हैं, तो अगर हम गर्भावस्था में नहीं सिखा पाए तो हम जन्म के बाद तो सिखा सकते हैं। चलो जन्म के बाद 2 साल तक वो नहीं जानता है तब कोई बात, लेकिन 2 साल से बड़ा हो जाए तब तो सिखा सकते हैं ना। 1986 की पॉलिसी कहती थी अर्ली चाइल्ड केयर की बात करती थी, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, इस पर ध्यान किसने दिया था, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उन पे वो लोग ध्यान देते थे। प्राइवेट सेक्टर के ढेर सारे प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल इस तरह के खुल गए थे, वो अच्छा खासा काम था, लेकिन गवर्नमेंट का ऑफिशियली इस पर कोई ध्यान नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब नई पॉलिसी आई, 2020 की पॉलिसी आई, तो इसमें इसको जोड़ दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और ये कहा कि अब बच्चे की जो स्कूलिंग एज होगी वो 3 से स्टार्ट होगी। अब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब उसे स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन कैसे स्कूल में दिया जाएगा, प्ले स्कूल में दिया जाएगा, और उस वाले में फॉर्मल स्कूल में नहीं, फॉर्मल है लेकिन वो प्ले स्कूल उसका नाम होगा। उसे हम आंगनबाड़ी कहेंगे, उसे हम बालबाड़ी कहेंगे, उसे हम ये स्कूल नहीं कहेंगे जहाँ जो औपचारिक रूप से बैठा करके घंटों तक पढ़ाया जाता है, वैसे नहीं, खेल के माध्यम से सिखाएंगे। तो 3 साल का अब क्या होगा बच्चा, पहले तो हमारे यहाँ 6 साल से, तो अब 3 से लेके 4, 4 से लेके 5 और 5 से लेके 6। अब ये जो 3 साल हैं, ये 3 साल तक कहाँ सीखेगा बच्चा, स्कूल में जाएगा और खेल के माध्यम से सीखेगा। चाहे वो मंटेसरी स्कूल हो, चाहे वो किंडरगार्टन हो, चाहे वो नर्सरी स्कूल हो, चाहे वो आश्रम विद्यालय हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, बालबाड़ी हो, यहाँ जाएगा और यहाँ वो बच्चों के साथ उठकर बैठ करके, और जो ढेर सारे खिलौने होंगे, जो खेल होंगे, उनके माध्यम से आपसी सहयोग से सीखेगा। यानी बच्चा घर नहीं बैठेगा, बच्चा स्कूल जाएगा और वहां सिखाया जाएगा। और पहली क्लास में तभी प्रवेश दिया जाएगा, प्रथम कक्षा में, जब वो प्ले स्कूल से पास आउट हो। ये भी है। तो बच्चे की उम्र जो पहले 6 साल की थी अब कितने साल पर हो गई है, लटके कितने वर्ष की हो गई, 3 साल।
आप 3 साल हो गए, अब 3 साल हो गए, अब बच्चे को 3 साल में ही प्रवेश दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? 3 साल में अब प्री प्राइमरी में दिया। कहाँ दिया जाएगा? प्री प्राइमरी कहा जाता है। हाँ, प्री प्राइमरी कहेंगे या हम उसे कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। क्या कहेंगे? फाउंडेशन। इसे हम प्री प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी पहले हमारे यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा थी, अब एक और शिक्षा प्रणाली थी जिसे हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। वास्तव में ये प्री प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत जो ईसाई मिशनरीज आए थे उन्होंने ही कर दी थी। ढेर सारे वो मॉन्टेसरी और ये किंडरगार्टन स्कूल चलाते थे। प्री प्राइमरी के बच्चों को सिखाया जाता है कैसे। जो आप लोगों ने अगर वो पढ़ा होगा, मनोविज्ञान पढ़ा होगा, मनोविज्ञान पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा तो वहां पर कहा जाता है कि मनोविज्ञान पहले क्या था? आत्मा को मानता था। किसको मानता था? आत्मा को। आत्मा के बाद उसने मन को माना, मन के बाद उसने चेतना को माना, चेतना के बाद उसने किसको माना? व्यवहार को। ठीक है, ये है पहले फिलोसफी शब्द, साइकोलॉजी शब्द किससे बना है? साइकी प्लस लोगस। साइकी को मतलब आत्मा, लोगस का मतलब स्टडी, आत्मा का अध्ययन। तो पहले जो दर्शन से निकला था मनोविज्ञान, तो पहले मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता था। आत्मा दिखाई नहीं देती थी इसलिए अध्ययन करना कठिन काम था। फिर लोगों ने मन के बारे में आया, मन क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, बौद्धिक चीजों के बारे में, मन की बात। लेकिन मन को भी देख पाना संभव नहीं था, तो इस पर भी बात नहीं बढ़ती। फिर चेतना का विज्ञान आया कि चेतना का अध्ययन करना, कॉन्शियसनेस का। इसको आप जानते हैं कि लिप्जिग यूनिवर्सिटी में विलियम वुंड ने पहली प्रयोगशाला स्टैब्लिश करते हैं। उसमें वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हैं व्यक्ति की चेतना का अध्ययन करने के लिए, संरचनावाद जिसे कहते हैं। लेकिन वो भी इसमें सक्सेसफुल नहीं होते कि कोई चेतना जो कॉन्शियसनेस होती है उसके बारे में कैसे पता लगाओगे आप। ठीक है, तो आगे चल करके फिर व्यवहारवादी आए जिसमें स्किनर भी हैं, जेबी वॉटसन भी हैं, जिसमें इवान पावलोव भी हैं। ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो जेबी वॉटसन कहते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, देख करके बताया जा सकता है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आप मुझे बालक दे दीजिए, आप जो चाहे मैं उनको वैसा बना सकता हूँ। आप इंजीनियर, डॉक्टर, जो चाहे मैं वैसा बना सकता हूँ। तो वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनका कहना ये था कि व्यवहार जो है वो दिखाई देता है और जब हम कोई चीज देख पाते हैं तो उसमें हम आसानी से परिवर्तन कर पाते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो शुरुआती से, जैसे फ्रायड ने भी इस बात को कहा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब उसमें सीखने की, समझने की क्रिया ज्यादा होती है। तो उसको अगर उस समय आप सही दिशा देंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। इसीलिए देखिए कि हम और अभी आप जितने लोग यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आज से नहीं चली आ रही, आपको ग्रेजुएशन में भी हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन में हुआ, 5 साल आपके बीतने वाले हैं। और लेकिन आप या तो फ्लुएंट इंग्लिश में है या तो हिंदी में है, एक भाषा में है, दोनों में फ्लुएंट नहीं है सब लोग। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है एक भाषा सीखने में। ठीक है, लेकिन सोचो 2 साल का बच्चा भाषा बोलना सीख जाता है, कैसे सीख जाता है, कैसे फ्लुएंट हो जाता है बताओ? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा होता है। नहीं, अगर इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं, उसमें क्या होता है कि लर्निंग ज्यादा होती है, उस चीजों को कॉन्शियस, उसमें एबिलिटी होती है, जल्दी लर्न करता है, जल्दी चीजों को सीखता है, अडॉप्ट करता है। जैसे खाली कोरी स्लेट जिसे कहते हैं, ताबुल रासा, जो रोसो कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो ताबुल रासा होता है, कोरी प्लेट होता है, सफेद कागज होता है। सफेद कागज में जो भी कुछ लिखोगे, पहली बार लिखोगे वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल बच्चा जो होता है ब्लैंक माइंडेड होता है। सर ऐसा भी तो होता है ना कि एबिलिटी डिपेंड करती है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। हाँ, नहीं, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। वाटसन तो यही बात करते हैं ना, जेबी वाटसन कहते हैं कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं कि आप मुझे बच्चे दीजिए, उनको जो चाहे मैं वैसा बना सकता हूँ। तो वैसा कैसे बना सकते हैं? उनको यही तो कह रहे हैं कि आप अगर व्यक्ति का क्या है, हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी, आपको बताते हैं, एक नेचर और एक दूसरा नर्चर। नेचर मतलब हेरिडिटी, वंशानुक्रम। अब जिसको वंशानुक्रम से जो चीज हो गया वो तो वही रहेगा। अब आम के पेड़ में आप इमली तो नहीं लगा पाएंगे ना, आम के पेड़ में आम ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आम के पेड़ को सही तरीके से पालन पोषण करेंगे तो आप सही समय पर फल उससे जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो नेचर जो है, जो विद्यार्थी के अंदर, जो अगर आपने इंटेलिजेंस पढ़ी होगी तो उसमें वो कहते हैं, स्पीयरमैन कहते हैं कि 2 एबिलिटी होती है, एक जनरल एबिलिटी होती है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। जनरल एबिलिटी हर किसी में होती है। ठीक है, हर कोई जन्म से लेता, हर किसी, बस ये क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी कम होती है। जिसमें ज्यादा होगी, जैसे आप अंबानी घर में पैदा हो गए तो आपके पास जन्म से ही पैसा आ गया, जो चाहे वो
खरीद लिए, लेकिन सुदामा घर में हो गए तो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से जनरल एबिलिटी है, किसमें कितनी एबिलिटी आ जाए वो भगवान डिसाइड करके, उसके जीन्स डिसाइड करते हैं, किसके, माता पिता के द्वारा, जो माता पिता के जो डीएनए होते हैं, जो जीन होते हैं, उनके जो क्रोमोसोम होते हैं उनसे डिसाइड होता है। अब जो जनरल फैक्टर जिसमें विवेकानंद जन्म से ही थे ऐसा तो नहीं था, उन्होंने मेहनत तो की लेकिन जन्म से ही उनमें वो एबिलिटी थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जन्म से ही वो एबिलिटी लेकर के आए। तो अगर जन्म से ही वो एबिलिटी है, वो मेहनत करते हैं तो और कुछ पा लेते हैं। ठीक है, तो ये जी फैक्टर भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पता लगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, जन्म से ही मेंटल रिटार्डेड होते हैं, जन्म से ही वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो जाते हैं। तो आप उन पे बहुत मेहनत करोगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाओगे। कारण क्या है कि उनमें वो जेनेटिक एबिलिटी है ही नहीं, तो क्या करोगे। लेकिन अगर जेनेटिक एबिलिटी है उसमें, आपने थोड़ी मेहनत कर दी तो क्या होगा फिर, क्या होगा फिर बताइए, आप उपलब्धि प्राप्त कर पाओगे ना, आप जो चाहे वो प्राप्त कर पाओगे। हाँ, व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक वो यही कहते हैं कि बालक को आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, बस उसमें एक साधारण जो सभी में व्यक्ति उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। आप जो चाहे वो बना सकते हो विद्यार्थी को बचपन से ही, उसको सही दिशा दे करके। तो इसीलिए जब ये आया नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो इसमें इस बात पे बल दिया अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए। अर्ली पढ़ाइए, यानी जब कब पढ़ाइए, जब वो पढ़ाने के योग्य हो जाए, जब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो किस स्टेज में आए, वो ऑपरेशनल स्टेज में आ गया। अब उसे आप पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो समझ सकता है, उससे अक्षर ज्ञान करा सकते हैं, उसे बता सकते हैं, तो उसे अक्षर ज्ञान कराएं। क्योंकि जब वो पहली क्लास में इंटर करे तब उसमें सिविक सेंस आ जाए कि कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, साधारण जो चीजें, उसे ज्ञान नहीं होगा लेकिन उसे टीम लीडिंग, उसे इन छोटी छोटी चीजों के बारे में, विद्यालय कैसे जाते हैं, विद्यालय में क्या होता है, इन छोटी छोटी चीजों के बारे में उसे अच्छे से जानकारी हो पाए, ताकि वो सीखने के लिए खुद को तैयार करे। तो ये जो 3 साल है, ये सीखने की स्टेज है, प्रिपरेशन है, ये आपको जीवन के आगे सीखने के लिए तैयारी की स्टेज है। ये जो 3 साल, इसलिए इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया। ये क्या है, पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज 5 साल की है, कितनी से 5 ईयर की पहली स्टेज क्या है, जिसे कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। तो पहला जो है फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में बांटा गया। पहला कहा गया 3 साल का, 3 साल का फाउंडेशन स्टेज के 2 पार्ट हैं, 3 साल और 2 साल। तो जो जो बच्चा 3 साल का हो जाएगा उसे एडमिशन मिलेगा, तो 3 से लेकर 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। ठीक है, अब ये जो 3 साल पढ़ेगा, ये कहाँ पढ़ेगा, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, 3 साल पढ़ेगा। और जैसे ये 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, बच्चा 6 साल का हो जाएगा, फिर उसे पहली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। अब वो पहली और दूसरी क्लास कंप्लीट करेगा, किसमें, फाउंडेशन स्टेज। यानी फाउंडेशन स्टेज टोटल 5 साल का होगा, जिसके अंदर से 3 साल उसके प्री प्राइमरी के होंगे और 2 साल उसके पहली और दूसरी क्लास के होंगे, टोटल मिलाकर के 5 साल के होंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि हम फाउंडेशन स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टी लेवल एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाएगा। इन 5 साल तक बच्चे को जो 5 साल का ड्यूरेशन होगा, इसमें बच्चे को ज्यादातर जो चीजें सिखाई जाएंगी वो खेल के माध्यम से सिखाई जाएंगी, वो बेस लर्निंग होगा, इसलिए इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया। ठीक है, अब ये 5 साल हो गए, क्लियर हो गया। 5 साल में दो डिवीजन है, पहला 3 साल का डिवीजन है, जिसे प्री स्कूल कह सकते हैं, जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी में सिखाया जाएगा। और फिर जब बच्चा 6 साल, अब देखो प्रवेश जो पुराना वाला तरीका है, पहले 6 साल का हो जाता तभी पहली क्लास में एडमिशन मिलता था, सेम अभी भी देखिए, अभी भी कुछ अलग है क्या, पहली क्लास 6 साल का हो रहा तभी पहली क्लास में एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, अब उसे एडमिशन मिल गया, वो उसमें पढ़े। अब दूसरी स्टेज हमारे तैयार होते हैं, जिसे कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, ये स्टार्ट होती है। ये कितने दिन चलेगी, ये 3 साल की है। कितने साल की है, 3 साल की। 3 साल क्या पढ़ेगा इसमें, पहली और दूसरी क्लास तो यहाँ पढ़ चुका, अब तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास पढ़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी पढ़ेगा, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास पढ़ेगा। तो पढ़ेगा तो इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। प्ले, डिस्कवर, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव क्लासरूम थोड़ा और इनहांस होगी। फिर उसके बाद क्या है कि मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो है, अब यहाँ बच्चा 5वीं तक तो पढ़ ही चुका है, 5वीं बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 3 क्लास जो है यहाँ पढ़ेगा मिडिल स्टेज में। ठीक है, मिडिल स्टेज जिसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इन्वायरमेंट साइंस के बारे में उसे पढ़ाया जाएगा। फिर आएगी हमारी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्या है, 9, 10, 11, 12, जो 4 साल की होगी। ठीक है, और 4 साल की जो सेकेंडरी स्टेज होगी, इसमें मल्टी डिसिप्लिन नॉलेज उसे दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे अगर पूछूं कि बच्चा 6 साल का बच्चा, कोई बच्चा जो है पहली क्लास में पढ़ रहा है, तो कितनी उसकी उम्र कितनी होगी, 6 साल की होगी। यस, पहली क्लास में पढ़ रहा है तो उसकी उम्र 6 साल की। अगर कोई बच्चा, हम आपसे बताते हैं कि कोई बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी उम्र कितने साल की होगी,
18 ईयर, ठीक है। 12, 6, 18 आपको कंप्लीट हो गया। 12वीं क्यों? क्योंकि 6 पहली क्लास में एडमिशन उसे 6 साल की उम्र में होता है और वो 12 साल 12वीं पढ़ेगा तो 12वीं उसके इस उम्र से जोड़ दो 18 साल। तो अभी पहले भी यही होता था, बच्चा जब 18 साल का होता था तब उसकी 12वीं कंप्लीट हो जाती थी। अभी भी यही हो रहा, सेम टू सेम, ठीक है। बस क्या किया गया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाया गया है और थोड़ा सा एज भी कम कर दिया गया है। और जो एज कम करके जो 3 साल से लेकर के 6 साल के बीच का जो एज डाला गया उसे प्री प्राइमरी में डाल दिया गया। और स्ट्रक्चर क्या किया गया, नाम अलग अलग दे दिया गया। नाम क्यों दिया गया? उसी के अकॉर्डिंग कैरिकुलम डिसाइड किया जाएगा कि फाउंडेशन स्टेज के लिए कैसा कैरिकुलम होगा, प्रिपरेटरी के लिए, मिडिल के लिए और सेकेंडरी के लिए। तो ये 5 + 3 + 3 + 4 की संरचना, ठीक है। और ये स्कूल एज की है, किसकी है? स्कूल एजुकेशन। क्लियर हो गया? यस कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। चलिए इतना। अब हम स्कूल एजुकेशन का ये स्ट्रक्चर, हमने क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है तो हम बता दें, और कौन सी स्टेज में क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद हो गया, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और लास्ट वाली सेकेंडरी स्टेज। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और इसमें दिया है एनईपी के अंदर कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है और सरकार का क्या टारगेट है। तो जो रिपोर्ट आती है ये एनएसएस, नेशनल, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नेशनल स्टैटिस्टिकल स्कूल ऐसे कुछ है, एक सेकेंड, किसी को मालूम है? एनएसओ, ठीक है। हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, क्या नाम है इसका? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। ये रिपोर्ट अपना नेशनल लेवल पे कलेक्ट करता है और उसकी 2017-18 की रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट में क्या होता है, ये पता चलता है कि हमारे यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे, इनका इनरोलमेंट रेशियो क्या है। तो इसे जीईआर को बोलते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। अब पूरे भारत के जितने भी बच्चे हैं उनका सर्वे किया गया। तो सर्वे में आया कि जो 6 साल से लेकर के 8 साल के, यानी जो पहली से लेकर के कहाँ तक क्लास है, 5वीं क्लास, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन कहते थे। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपने जाना होगा कि हमारे यहाँ जो है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या है, संविधान में हमारे प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया है 2002 में। और उसमें प्रावधान है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। कितनी बात की गई है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो जो प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल ज्यादातर जो होता है हर जो ग्राम सभा होती है वहां पर होता है। और साथ साथ ये होता है कि यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इन्हें भोजन भी दिया जाता है, मिड डे मील का। इन्हें स्कूल की फीस भी दी जाती है, इनको बस्ता भी दिया जाता है, इनको किताबें भी दी जाती है, इनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो सरकार का ये मानना है कि जो जीईआर होता है प्राइमरी एजुकेशन का, वो क्या होता है 1 से लेके 5 तक का 100% होता है। क्या होता है? 100%। सरकार ये कहती है कि इसका रेशियो 100%, कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं है आज के समय में, ठीक है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, जब बच्चा 6 से लेके 8वीं 6ठी क्लास में प्रवेश करता है, तो जो 6 से लेके 8वें तक का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो है 90.9%। यानी अब कितने बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए हैं? 9% रह गए। यानी पहली क्लास में तो 100 के 100 मान के 100 बच्चे, मतलब पूरे भारत में जितने बच्चे उतने बच्चों ने प्रवेश लिया, पूरे 100%। लेकिन जैसे ही वो 5वीं पास होके वो छठे स्कूल में जाते हैं, छठी क्लास में जाते हैं, उनका ड्रॉप आउट हो जाता है, यानी वो कम हो जाते हैं किसी कारण से। वो चाहे पॉवर्टी के कारण कम हो जा रहे हो, चाहे वो डिस्टेंस के कारण कम हो जा रहे हो, चाहे वो सोशल इश्यूज के कारण कम हो जा रहे हो, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज के कारण कम हो जा रहे हो, लेकिन उनकी संख्या घट जाती है। और कितनी घटती है? 9% घट जाती है। यानी 100 में से अब केवल 91 बच्चे ही स्कूल जा पा रहे हैं, बाकी 9 बच्चे नहीं जा पा रहे हैं टोटल। अब 100 में से अगर 9 नहीं जा पा रहे हैं तो पूरे भारत में जितनी बच्चों की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से करेंगे तो ऐसे करोड़ों की संख्या में बच्चे आपको निकल आएंगे, ठीक है। लेकिन हम आगे और बढ़ते हैं, फिर हम 9 से लेके 10 तक कर जाते हैं और 11 से लेके 12 तक जाते हैं, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या? 79% हो जाता है 9 से 10 के बीच में। क्या हो जाता है? यानी 6 से 8 तक तो केवल 100 में से 91 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम वही 9वीं और 10वीं में बात करते हैं तो 79%, यानी शार्प कितना हो जाएगा आपको? लगभग में कितने का अंतर देखने को मिला? 21% का। कितने का? कितने का ड्रॉप आउट रेट है? यानी जो केवल
पहले 6 से लेके 8वीं क्लास में केवल 100 में से 91 बच्चे पढ़ते थे, 9 ने छोड़ा था। अब वहीं अगर 9 से 10 में बात करें तो लगभग 21 बच्चों ने छोड़ दिया, यानी 21% बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, केवल और केवल 79% बच्चे ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। और वहीं अगर 11 से 12 में जाएंगे तो क्या हो जाता है, 56% हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, 56%। अगर आप ध्यान से देखें तो कितने परसेंट, लगभग में 44% बच्चों ने छोड़ दिया। यानी 100 में से कितने बच्चों ने छोड़ दी पढ़ाई, 44 बच्चों ने। अप्रोक्स आधे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, यानी 12वीं तक ही आते आते देख लो। यानी हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में बच्चे कहां तक पढ़ाई आके छोड़ दे रहे हैं, यानी किसी तरीके से प्राइमरी सब पढ़ ले रहे हैं, सेकंड उसके बाद में 6 से लेकर के 8 तक आते आते 10 बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं 100 में से। वही 11 से 9 से 10 में लगभग में 20 बच्चे छोड़ देते हैं। और वही 12वीं की बात आती है तो लगभग में कितने बच्चे छोड़ देते हैं, 44%, यानी लगभग में 100 में से 44 बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा ड्रॉप आउट रेट है, बच्चे छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं भाई, कास्ट सिस्टम की वजह से, सोशल सिस्टम की वजह से, फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से, ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो ये सर्वे जो है नेशनल जो सर्वे हुआ था उसकी वजह से हमें ये डेटा जो आता है वो हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आती है कि नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑफिस है वो जो डेटा जारी करता है 2017-18 का, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है। ठीक है, तो ये बड़ा गैप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब सरकार की टॉप प्रायोरिटी क्या है, सरकार की प्रायोरिटी ये थी कि हम इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करेंगे। कितना करेंगे, ये म्यूट कर लिया करें ना किसी का। हाँ ठीक, तो ये क्या था यहाँ पर कि इसको बढ़ाना है, सरकार का लक्ष्य क्या है, ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखिए डाउन जा रहा है। डाउन कितना जा रहा है, 12वीं तक कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, 56, 44, यानी 100 में से 44 बच्चे रह जा रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि आधा भारत पढ़ रहा है और आधा भारत क्या हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है, घर में बैठा। और जब वो पढ़ेगा नहीं, आज के समय में नहीं पढ़ेगा तो सोचो क्या करेगा वो, पढ़े लिखे को बेरोजगार है तो अनपढ़ क्या होंगे, क्या करेगा वो। तो कोई आज तो तकनीकी, आज तो ऐसी चीजें आ गई कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो काम ही नहीं कर सकते। आज तो पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी हो गया। ठीक है, तो ऐसे में सरकार का रेशियो क्या है, सरकार का सोचना क्या, सरकार ने कहा हमारा उद्देश्य 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो करना। क्या है, 100% किसका है, पूरा स्कूल एजुकेशन का। स्कूल एजुकेशन को हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक, कब तक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार का क्या टारगेट है, कितना और क्या टारगेट और कितना टारगेट। तो आप बताओगे कि सरकार का टारगेट है कि वो क्या करेगी कि वो जो स्कूल एजुकेशन है उसको वो 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो लाना चाहती है। कब तक, 2030। उसका सोचना है कि जब अगर पहली क्लास में 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 12वीं क्लास तक 100 बच्चे पढ़ें, उनमें किसी प्रकार का कोई ड्रॉप आउट ना हो। ये सरकार की टॉप प्रायोरिटी, ये सरकार का कहना है, सरकार का गोल। ठीक है, कहां से लेकर, प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक, यानी फाउंडेशन स्टेज से लेकर के सेकेंडरी स्टेज तक ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगर हम 100 बच्चों को, यानी भारत के जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा स्कूल एजुकेशन से वंचित ना रहे। कब तक टारगेट है, 2030 तक का टारगेट। ठीक है, कितना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कितना करना है, 100% करना है। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रहेगा ना कि कब तक करना है, 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो किसका है, वो भी स्कूल एजुकेशन। ठीक है, एक तो स्कूल एजुकेशन में एक स्ट्रक्चर वो परिवर्तन हुआ, दूसरा एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को टारगेट पे रखा गया। तीसरा क्या है, ये लैंग्वेज फार्मूला अपनाया गया। यहाँ भी 3 लैंग्वेज फॉर्म जो एनईपी 2020 आया, यहाँ भी यही चीज बात इंक्लूड की गई कि हम क्या करेंगे, 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएंगे। और आप जान रहे हैं इस पे बड़ा विवाद, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इधर साउथ के बहुत सारे स्टेट ने इस पे विवाद भी किया है कि आप ऐसे थोप नहीं सकते हैं हम पर।
कारण क्या था कि वहां पर उनकी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे उड़िया है या, तो उनपे ये था कि आपको हिंदी पढ़ना होगा, हिंदी राज्य की ये भाषा है हमारी, ठीक है। और एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ी है अपनी लोकल, जैसे उड़िया का कर्नाटक का है तो एक कर्नाटक की लैंग्वेज पढ़िए, एक हिंदी पढ़िए और एक कोई फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश पढ़ लीजिए, ये था, ठीक है। इस पे कहा गया कि भाई क्या करेंगे, जो हमारे रीजन का है, जो हमारे यूनियन का है, और मल्टीलिंगुअलिज्म जो है हम उसे बहुभाषिता को हम प्रमोट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसी भाषाओं का उपयोग करेंगे, शिक्षण में उपयोग करेंगे ताकि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जान सके। तो अपनी मातृभाषा को पढ़िए, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़िए, अपने राज्य की भाषा को पढ़िए या यूनियन की भाषा को पढ़िए और एक अपनी फॉरेन लैंग्वेज को सीखिए। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इसमें भी प्रमोशन दिया गया, इसमें भी अडॉप्ट किया गया। इसके साथ क्या किया गया, इसके साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की बात कही कि स्कूल एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, विद्यालय शिक्षा के लिए नेशनल लेवल पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। और ये जो नेशनल लेवल का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, इसको बनाने की जिम्मेदारी NCERT को दी गई, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को दी गई, ठीक है। क्यों दी गई, मैंने आपसे बताया था कि स्कूल एजुकेशन का काम करने की जिम्मेदारी किसके पास है, NCERT के पास। और NCF भी आपको नाम मैंने बताया था, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है NCF क्या है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCFCSE क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। एक तो ये हुआ। एक और चीज कही गई कि ये जो सिस्टम चलेगा इसके लिए हम असेसमेंट भी करेंगे, ठीक है। कैसे असेसमेंट करेंगे, तो इसके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने की बात करी और उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया जिसका नाम है परख। नाम सुना किसी ने, क्वेश्चन पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि परख किसके लिए बनाया गया। तो परख जो है ये नेशनल लेवल पे एक असेसमेंट सेंटर बनाने की बात की गई। और ये जो परख है ये एक टूल है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, जो स्कूल एजुकेशन है उनको असेसमेंट जैसे हायर एजुकेशन में NAAC करता है ना, उसी तरह से स्कूल एजुकेशन के लिए परख को बनाया गया। परख क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख है, इसका फुल फॉर्म है। तो आप तो एक को क्वेश्चन ये बन सकता है कि परख का फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि परख किस लिए बनाया गया, ठीक, क्या प्लेटफॉर्म है। As a standard setting body under MHRD and under Ministry of Education that fulfill the basic objective of setting norms, standard and guideline for student assessment and evaluation for all recognized school board in of India। कोई भी हो, चाहे किसी स्टेट का बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या कोई भी इंटरनेशनल बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के लिए परख जो होगा ये प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उसका एनालिसिस किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्कूल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन से जो जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, जिसमें हमने 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें हमने ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो पढ़ा कि 2030 तक सरकार का टारगेट है उसे 100% करेंगे, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ा, NCF पढ़ा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और परख पढ़ा, ठीक है। ये 4-5 मुद्दे हमने इसमें कंप्लीट किए। अब हमारा इसके आगे जो आता है वो सेकंड पार्ट आता है, भाग द्वितीय आता है, और भाग द्वितीय जो है वो शुरुआत होता है उच्च शिक्षा से। अब उच्च शिक्षा में क्या उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य बाई 2040 यानी 2040 तक ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेल एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, ऑल हायर एजुकेशन बी फर्स्टली प्लान टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाई 2030 एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज स्टूडेंट स्ट्रेंथ टू डिजर्व लेवल। पहला बनाया गया, पहला सोचा गया कि जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे भारत के, वो सारे इंस्टीट्यूशन को क्या किया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहु अनुशासन केंद्रित बनाया जाए। यहाँ पर क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ किसी एक विषय की शिक्षा दी जाती है। ऐसे संस्थान जानते हैं आप कोई? जानते हैं से? आपने देखा होगा आज के आसपास बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर केवल BEd पढ़ाया जाता है, होते हैं। बताइए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, केवल मास कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ केवल एक विषय पढ़ाया जाता है, दूसरा कोई विषय नहीं पढ़ाया जाता। तो ऐसे में क्या हो रहा है बताओ? भैया आप लोग बोल नहीं रहे, परफेक्शन आ जाता है, उसको परफेक्शन के लिए स्पेशलाइजेशन हो जाता है। बात यह है कि एक ही विषय पढ़ता है, क्या पढ़ता है? एक ही विषय पढ़ता है। एक ही विषय का मतलब मान के चलो कि आप योग के विद्यार्थी हैं,
ठीक है, लेकिन आपका संगीत में भी मन लगता है, आपका संगीत भी पढ़ना चाहते हैं आप, लेकिन आप योग के विद्यार्थी, आप योग भी है, संगीत में भी मन लग रहा है, लेकिन आपने जब एडमिशन लिया तो आपको केवल योग पढ़ने को दिया जा रहा है, संगीत पढ़ने को नहीं मिला, तो आपको बुरा लगेगा ना। आप ये जानते हो कि योग में संगीत भी एक विधा होती है, अगर हम संगीत के माध्यम से योग और संगीत को मिला दे तो कितना अच्छा रहेगा, रहेगा? यस, बताइए। अच्छा रहेगा ना कि आप संगीत के माध्यम से जोड़ पाएंगे, लेकिन आप योग के साथ संगीत पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपको तो एक ही विषय का ज्ञान देना है, तो इसलिए एक सिस्टम आया था जिसे कहा गया था सीबीसीएस सिस्टम। क्या कहा गया था? सीबीसीएस। सीबीसीएस को कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यहाँ चॉइस देने की बात करी कि बच्चा अगर मैथ के साथ योग पढ़ना चाहता है क्योंकि योग उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है और मैथमेटिक्स उसके विषय को, तो उसे योग भी पढ़ने दिया जाए, ऐसा विचार रखा गया। ठीक है, लेकिन योग पढ़ेगा कैसे जब इंस्टीट्यूशन ही उसका मैथमेटिक्स का है, वहां मैथमेटिक्स ही पढ़ा जाता है, वहां योग है ही नहीं, तो कैसे पढ़ेगा? वो इसलिए पढ़ेगा कि सारे इंस्टीट्यूशन को हम क्या करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे, हम केवल एक विषय नहीं पढ़ने देंगे, पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा केवल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलता है, ऐसा नहीं होगा केवल मैथमेटिक्स का प्रोग्राम चलता है, ऐसा नहीं होगा केवल मास कम्युनिकेशन चलता है, ऐसा नहीं होगा केवल फिजिकल एजुकेशन चलता है, बल्कि वहां पर क्या होगा, विभिन्न विषय पढ़ाए जाएंगे, जैसे बीएससी, बीए और बीकॉम, एमएमएससी पढ़ाए जाएंगे, एमकॉम पढ़ाया जाएगा, यानी आर्ट और साइंस और कॉमर्स यानी सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आर्ट वाले व्यक्ति के पास साइंस विषय पढ़ने का अवसर होगा, साइंस वाले के पास आर्ट पढ़ने का अवसर होगा, यानी विषय अलग अलग होंगे। मान लो एक संस्थान है जिसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है, अब आपने मैथमेटिक्स में एडमिशन, आपका विषय मैथमेटिक्स है, तो आपको उसमें दो तरह के पेपर होंगे, एक कोर होगा, एक होगा कोर होगा, एक होगा डिसिप्लिन ओरिएंटेड पेपर। ठीक है, जो डिसिप्लिन से जुड़ा होगा उसमें आप एडमिशन लोगे तो आपको वो पेपर पढ़ने होंगे, उसे कोर पेपर कहेंगे। ठीक है, उसी में आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन उसके सिवा कुछ ऐसे पेपर होंगे जो क्या होगा, डिसिप्लिन ओरिएंटेड नहीं होंगे, जो डिसिप्लिन से बाहर के होंगे, अदर डिसिप्लिन के होंगे। जैसे योग डिपार्टमेंट योग पेपर पढ़ाएगा, म्यूजिक वाला म्यूजिक पेपर पढ़ाएगा, मनोविज्ञान वाला मनोविज्ञान पढ़ाएगा। अब विद्यार्थी को जो दूसरा पेपर पढ़ना वो कहाँ से पढ़ेगा? मान लो 6 पेपर हैं टोटल, एक विषय है जिसमें आपने एडमिशन लिया और 6 पेपर हैं, तो 6 में से 4 क्या हो जाएंगे, कोर पेपर हो जाएंगे। ठीक है, और जो 2 पेपर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, क्या हो गए, अदर डिसिप्लिन के हो जाएंगे ना, इंटरडिसिप्लिनरी पेपर हो जाएंगे। तो अब पता लगे आप 4 मैथमेटिक्स के पेपर पढ़ रहे हैं और आप योग का एक पेपर पढ़ रहे हैं और एक आप संगीत का पढ़ रहे हैं, तो आपने मैथमेटिक्स के साथ योग भी पढ़ लिया और संगीत भी पढ़ लिया। डिग्री किसकी मिल रही है आपको? डिग्री आपको मिल रही है मैथमेटिक्स की, क्योंकि मेन पेपर तो 4 आप वही पढ़ रहे हैं और आप 2 एडिशनल पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये मिलाकर के सीबीसीएस सिस्टम लाएगा। इसीलिए सभी कहा गया कि 2040 तक सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा हायर एजुकेशन का जो विभिन्न विषयों की शिक्षा ना दे, हर सारे इंस्टीट्यूशन को बना। पहले ये टारगेट 2030 तक रखा गया था, फिर आगे चल करके इसे 2040 कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि सभी इंस्टीट्यूशन को बदलने में समय लगेगा। ठीक है, एक तो ये उद्देश्य रखा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ाना। अभी तक का जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा NSSO, उसकी जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था 2018 में हायर एजुकेशन को बहुत ही कम था। देखिए 26.3% था। 26.3% मतलब 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो किसमें से हायर एजुकेशन में कितना प्रवेश मिलता है? केवल 26 को, और बाकी बच्चे कहाँ चले जाते हैं? 74 बच्चे। कहाँ जा रहे हैं भाई? 100 में से 74 बच्चे क्या कर रहे हैं? बताइए। काम करने लगे होंगे, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम है। क्यों कम है? इसके पीछे कारण देखिए। कारण ये है कि हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस नहीं है। महाविद्यालय देखिए, प्राइमरी एजुकेशन तो सरकार ने चला रखा है, तो आपके ग्राम सभा में, शहर में हर 1-2 किलोमीटर पे एक प्राइमरी विद्यालय मिल जाएगा। प्राइमरी मिल जाएगा आपको 1 से लेके 5 तक पढ़ने वाला। लेकिन अगर आप माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो 1-2 किलोमीटर में नहीं मिलेगा, वो आपको 8 से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच में मिलेगा। अब जो शहरी एरिया है या ग्रामीण एरिया है, 8 से 10 किलोमीटर बच्चों के लिए जाना आसान काम है कि कठिन है?
मुश्किल है सर, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। 8 से 10 किलोमीटर क्यों? क्योंकि आना जाने में फाइनेंस बहुत लग रहा है, पैसा लग रहा है। 1 से 2 किलोमीटर जाने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन 8 से 10 किलोमीटर आने जाने में पैसा की भी दिक्कत है और सुरक्षा भी। सुरक्षा लड़कियों को काफी, विशेष ग्रामीण क्षेत्र में दूर में लड़कियां जाती हैं तो उनको आने जाने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। पैसा लग रहा है, आने जाने में भी लग रहा है और पढ़ाई में भी काफी पैसा लग रहा है, तो बच्चे पैसे की वजह से और आने जाने की वजह से दिक्कत होती है। दूसरे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम के सिवा बच्चों का एनरोलमेंट नहीं बढ़ पाता। ठीक है, ये तो हो गई हमारे सेकेंडरी। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उसकी यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिलती है? हमारा यूनिवर्सिटी जैसे हमारे बगल में बाराबंकी, हरदोई है, सीतापुर, इतने बगल में सब जिले हैं, कहीं पर कोई विश्वविद्यालय नहीं है। उधर फैजाबाद में है, एक है अयोध्या में, और इधर एक लखनऊ में है। ठीक है, इधर कानपुर में चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे तो जो है रायबरेली में भी नहीं है, बरेली में बरेली यूनिवर्सिटी। तो आपको आसपास के दूर दराज के जिलों में जो है कोई एक यूनिवर्सिटी मिलेगी, एक जिले में एक नहीं, जरूरी नहीं। ठीक है, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तो अगर बच्चे को विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो अपने घर से लगभग में कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आने जाने की, तो हर कोई अपने बच्चों को भेज नहीं सकता, पैसे की दिक्कत है, और दूसरा लड़कियों के लिए सेफ्टी की दिक्कत है। तो एक रहना खाना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक तो ये दिक्कत। दूसरा, महाविद्यालय भी जो है वो भी घर से लगभग में 40 से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 100 किलोमीटर आना जाना, सुरक्षा और कई सारे कारण हैं। इन कारणों से बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते, हायर एजुकेशन तक। जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? बताओ, पढ़ेंगे? नहीं सर, इसलिए भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है। तो सरकार का उद्देश्य क्या, इसीलिए देखा होगा बहुत तेजी से सरकार यूनिवर्सिटी खोल रही है, विश्वविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के निर्माण हो रहे हैं, महाविद्यालय खोल रहे हैं, क्योंकि मैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास में पहुंचाया जा सके। ठीक है, सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2035 तक हम इसको क्या करेंगे, 50% ले आएंगे। कितना ले आएंगे? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी 100 में से 50 बच्चा कम से कम हायर एजुकेशन में एंट्री ले पाएगा। तब भी 85 100% नहीं है, देखो 50% 2035 तक वो भी टारगेट है। 100% कब होगा पता नहीं, क्योंकि अभी सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर फाइनेंस प्रॉब्लम होती है। सरकार ने उच्च शिक्षा तक पहुंच पाना सबकी, यानी जो आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वास्तव में सबकी बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अभी देखा होगा आपने, यूपी गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा कि प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे। सरकार का एक तरफ तो लक्ष्य है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% कर देंगे स्कूल एजुकेशन में, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं तो जहाँ पे बच्चे हैं वो बंद कर रहे हैं। नहीं, कैसे पूरे भारत में लगभग में 35,000 स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो रहे हैं, बंद हो गए हैं। वहाँ बच्चे कम होते हैं ना सर? हाँ, बच्चे कम हो गए, लेकिन चाहे कम भी हो तो पर सर बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चा ज्यादातर। हाँ, बात ये नहीं है, बात ये है कि 10 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन 10 बच्चे में से 10 बच्चे मान लो, 10 में से कोई एक निकल जाएगा उस देश का निर्माण करने के लिए, तो एक भी काफी है ना। आप ट्राई थोड़ी कर सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी नियम है कि हम 1000 हमारे से छूट जाए, लेकिन किसी गलत इंसान को हम लोग दंडित नहीं कर सकते। तो एक बच्चा भी क्यों छूटने पाए? जब सरकार के पास, सरकार पैसा लेती है, टैक्स लेती है, सरकार चीजें लेती है, किस लिए लेती है? ठीक है, और दूसरी बार अगर आपने वहां से ले लिया तो वहां से 10 बच्चे हैं, अब ये बच्चे कोई फिक्स तो है नहीं, हो सकता है अगले साल 20 हो जाए, हो सकता है 30 हो जाए, हो सकता है 50 हो जाए, लेकिन अगर आपने यहाँ से हटा लिया तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? बताइए, जो बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है वो प्राइवेट में क्या पढ़ पाएगा? तो ये प्रॉब्लम्स है, भगवान जाने क्या होगा आगे चल करके, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल गई। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, 2035 तक इसे बढ़ा करके 50% कर। ठीक है, तो हमारा आज का इतना कंप्लीट होता है। कल हम थोड़ा सा इस पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, क्योंकि सरकार ने क्या किया, मतलब एनईपी के अंदर एक और बदलाव किया गया। जो हायर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था उसमें यूजी अब पहले 3 साल का होता था, तो अभी अब क्या किया, यूजी को 3 साल के साथ 1 साल और जोड़ दिया गया। अब यूजी जो है 4 साल का होता है। ठीक है, लेकिन पहले और इसमें अंतर है कि आप पहले हम 3 साल पढ़ते थे तभी यूजी की डिग्री मिलती थी, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया कि आप 1 साल पढ़ेंगे तब भी मिल जाएगी, 2 साल पढ़ेंगे तब भी, 3 साल की पढ़ेंगे तब भी, 4 साल पढ़ेंगे तब भी। तो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट कहते हैं। ठीक है, आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एंट्री लेंगे 1 साल पढ़ेंगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, यूजी की डिग्री की मिलेगी, यूजी विद रिसर्च मिलेगा। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि।
थैंक यू सर। थैंक यू सर।